कि सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं है, पाकिस्तान में भी जो फौज का वर्चस्व है वो सिविलियन सरकार के ऊपर बढ़ता जा रहा है। चीन का हस्तक्षेप भी वेस्टर्न इंडियन ओशन में पिछले कई वर्षों में बढ़ा है। प्लीज बोलिए। इस तरीके से बहस करने से न तो कोई रिकॉर्ड में जारी, न इस तरह की चर्चा करनी चाहिए और वरिष्ठ सदस्य को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। भारत सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं और अगर ये जो राजनीतिक अस्थिरता है ये इसी तरह फैलती रही तो इसके जो नकारात्मक प्रभाव है वो भारत के ऊपर क्या पड़ने वाले हैं, ये मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता था। क्योंकि विदेश मंत्री ने दोपहर को उसके ऊपर बयान देना है तो हमारी जो चिंताएं हैं उनको भी अपने संज्ञान में ले लेंगे जब वो बयान देंगे। तो मैं 2-3 बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। बांग्लादेश से अध्यक्ष जी भारत का एक विशेष रिश्ता रहा है। 1971 में बांग्लादेश की संरचना में भारत ने एक विशेष भूमिका निभाई थी, जिससे जो दक्षिण एशिया का भूगोलिक मैप है वो 1947 के बाद एक बार फिर से बदला था। जो परिस्थितियां बांग्लादेश में आज की तारीख में उत्पन्न हैं वो बहुत ही संवेदनशील है और बहुत ही चिंताजनक है। जनवरी 2024 में शेख हसीना जी के नेतृत्व में अवामी लीग की चौथी बार सरकार बनी थी और लगभग 6 महीने के बाद ही एक ऐसी परिस्थिति वहाँ पे उत्पन्न हुई कि एक आंदोलन हुआ और उस आंदोलन के कारण सरकार को इस्तीफ़ा देना पड़ा और शेख हसीना जी को वो मुल्क छोड़ना भी पड़ा। मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में ये बात लाना चाहता हूँ कि सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं है, पिछले 3-4 वर्ष में दक्षिण एशिया के कई ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता काबिज रही है। चाहे म्यांमार हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे मालदीव्स हो, और पाकिस्तान में भी जो फौज का वर्चस्व है वो सिविलियन सरकार के ऊपर बढ़ता जा रहा है। चीन का हस्तक्षेप भी वेस्टर्न इंडियन ओशन में पिछले कई वर्षों में बढ़ा है और इसलिए मैं सरकार से ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि भारत दक्षिण एशिया का सबसे प्रमुख मुल्क है और दक्षिण एशिया में अगर अस्थिरता होती है उसका सीधा सीधा असर भारत पे पड़ता है और सबसे ज़्यादा प्रभाव भारत पे पड़ता है। तो मैं सरकार से ये जानना चाहूँगा, जब विदेश मंत्री जवाब देंगे, कि पिछले कुछ वर्षों में दक्षिण एशिया में राजनीतिक स्थिरता को बहाल रखने के लिए भारत सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं और अगर ये जो राजनीतिक अस्थिरता है ये इसी तरह फैलती रही तो इसके जो नकारात्मक प्रभाव है वो भारत के ऊपर क्या पड़ने वाले हैं, ये मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता था। अतुल गर्ग जी, अतुल गर्ग जी, अतुल गर्ग जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान और सदन का ध्यान एक बहुत मार्मिक विषय के लिए उठाना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, यार भाई वो सुनेगा ही नहीं बोलता। आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण, सदन में आप वरिष्ठ सदस्य हैं, लाखों लोगों से आपको जनता जिताकर भेजती है। आप सब जानते हैं कि इस तरीके से बहस करने से न तो कोई रिकॉर्ड में जारी, न इस तरह की चर्चा करनी चाहिए और वरिष्ठ सदस्य को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि वो ऐसे आपस में डिबेट चर्चा न करें तो उचित रहेगा, नहीं तो वो अपनी प्रतिष्ठा खुद गिरा रहे हैं। मुझे कुछ नहीं कहना उसमें। अतुल गर्ग जी,
अतुल गर्ग आदरणीय अध्यक्ष जी, प्लीज प्लीज बोलिए। अगर प्राइवेट पालतू कुत्ता हो तो वो अगर किसी को काट ले तो कोई जिम्मेदार होता है। अगर कोई प्राइवेट कुत्ता हो वो गंदगी कर दे तो कोई जिम्मेदार होता है। पर कोई आवारा कुत्ता हो तो कोई कुत्ता प्रेमी उस जिसका काटने वाले के सामने नहीं आता, उसे बचाने के लिए नहीं आता। कोई कुत्ता प्रेमी आपसे मेरा ये निवेदन है कि पहले भी संसद के अंदर और लोकसभा और सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत सारे निर्णयों का पुनर्विचार हुआ है। ऐसे नियम बनाए गए हैं कि यदि उसकी नसबंदी करा दी जाए कुत्ते की तो उसको वापस नहीं छोड़ना पड़ता है। मेरे बच्चे खेल नहीं सकते हैं, लोग घूमने। अरे आप ही के लिए कह रहा हूं, आप भी सुन लीजिए। प्लीज मारे सर, प्लीज आप इधर बोलिए, इधर।